हेलो। हाँ जी, पहले कंफर्म करो यार, वॉइस आ रहा नहीं आ रहा। मैं ज्ञान दे चुका इतना सारा। देखो कौन कौन है यहाँ पर मेरे पास। शंकर है, हाय वरुण, हाय शंकर, हाय हमजा, वाह, नए हो आप। और धनंजय भी है यहाँ पर। अभी विकी नहीं आ रहा अभी भी। वॉइस आ रही होगी यार। आ गई है बात। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा वॉइस का है ना अभी। शायद पीछे से नॉइस होगा तो देखना। मजाक, यार ऐसे मजाक मत करो। हम लोग ट्रेडर्स के साथ वैसे मार्केट मजाक करते रहते, तुम लोग भी मजाक करोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, चलो जोक सपाट, मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूँ इस चीज़ को कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम। आज का जो सेशन है हम लोगों का है फंडेड अकाउंट्स को कैसे शुरू करें। राइट, कुछ लोग इसे जो लेते हैं वो फंडेड अकाउंट भी बोलते हैं, फंडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉप फर्म अकाउंट भी बोलते हैं। ये टर्म्स तुम लोगों को अपने लाइफ में बहुत बार सुनने को मिलेगा। राइट, मार्केट में मेरे पास दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। पहला ट्रेडर होता है जो लो कैपिटल लेकर आता है, दूसरा ट्रेडर है जो हाई कैपिटल लेकर आता है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि दोनों तरीके के कैपिटल या दोनों तरीके के ट्रेडर्स के पास एलसी कैपिटल वाला ट्रेडर और एच कैपिटल वाला ट्रेडर जो है, उनके कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग जो फेयर्स हैं वो यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मेरी कैपिटल छोटी है, देखो लेट्स से यहाँ पर, हाय आदर्श, यहाँ पर विक्की ने क्या करा। सॉरी विक्की, तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर विक्की ने क्या करा, विक्की ने $500 का एक कैपिटल लिया और कैपिटल लेने के बाद वो एंटर कर गया मार्केट के अंदर। अब विक्की के पास है ना दो तरीके की मेंटालिटी होगी। एक तो ये उसे पैसा कमाना है, दूसरा ये उसे पैसा लूज नहीं करना। अब यहाँ पर विक्की है ना एक उधेड़ बुन में लगा रहेगा, यार मेरे पास कैपिटल है बहुत छोटा, मुझे बनाना है पैसा बहुत बड़ा, तो अब मैं क्या करूँ। सबसे पहले विक्की क्या करेगा, जब कभी भी फेयर होगा ना, तो फियर आपको करता क्या है, आपको सही डिसीजन लेने में ना प्रॉब्लम करने लग जाता है। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो पहला तो रहेगा आपके पास फियर, वो है लूजिंग मनी। अगर आपके पास जो एक कैपिटल छोटा है, आप उसे होने से घबराओगे। मैंने क्या करा, मेरे पास $500 है, उसका 1% कितना बना, उसका 1% बना मेरे पास $5। राइट, तो अगर मैं 0.01 का लॉट साइज लेके चलता हूँ, बहुत छोटा लॉट साइज है, तो मैक्सिमम मैं 50 पिप्स तक को टारगेट कर सकता हूँ। पर अगर वो 50 पिप्स मेरे चले जाते हैं, तो फिर मेरे पास एक मेंटालिटी होगी, यार मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे पास से जितना भी एक कैपिटल था 1% निकल गया। कोई यहाँ पर 2% का रिस्क लेता है, कोई 3% का रिस्क लेता है, पर छोटे कैपिटल में आप छोटे छोटे प्रॉफिट तो ले लोगे। जैसे कभी $5 का ले लिया, $10 का ले लिया। महीने का भी अगर आप लेकर चलते हो, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे अपनी कैपिटल का आपने मंथली 10% बना लिया, बट 10% अगर आप कंपेयर करोगे अपनी कैपिटल के अगेंस्ट जो कि $500 है, कितना होगा, $50। $50 को कन्वर्ट करो मनी के अंदर अपने INR में। अब जब वो INR के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 5 × 8.5 मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोगों के पास जो आएगा वो 4,000 4,500 के आसपास है। 4,000 रुपये आप एक महीने में अपने 50,000 या 500 जो US डॉलर्स हैं उससे कमा रहे हो। तो रेशो वाइज वो बहुत सही है। ठीक है, रेशियो वाइज वो सही है, पर अगर आप अमाउंट वाइज देखोगे तो अमाउंट वाइज वो बहुत गड़बड़ है यार। मैं महीने के अंदर अगर कमाऊंगा ना, घर वाले बाहर निकाल देंगे मेरे को, 5,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ। राइट, और मैं बोलता हूँ मैं ट्रेडर हूँ, हो जाएगी गड़बड़। तो मेंटालिटी है। दूसरा, आपको अपने आप को लिमिटेड रखना पड़ता है। लिमिटेड किस सेंस में रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते बॉस। और गलती से गोल्ड के अंदर ट्रेड मत करना अगर लो कैपिटल है तो। गोल्ड थोड़ा सा उठाएगा और नीचे पटक के मारेगा। तो गोल्ड के अंदर तो बिल्कुल लो कैपिटल वाले जितने भी भाई लोग हैं अपने, सारे लो कैपिटल वाले प्लीज़ गोल्ड से दूर रहो। मेंटालिटी ऑफ एक्सपैंडिंग, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते अपने आप को। आप ये सोचो ना, मेरे को अपने अकाउंट का जो पोर्टफोलियो है 500 का $1,000 करना है, $5,000 करना है, तो यार वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंटैक्ट रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक ट्रेड के लिए 1% ही लेना है, तो मैं 1% का ही रिस्क लेके चलूंगा बॉस।
मैं उससे ज़्यादा रिस्क लेके चलूंगा ही नहीं, राइट। तो मेंटालिटी ऑफ एक्सपैंडिंग की है ना, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अब दूसरी तरफ अगर हाई कैपिटल वाले के देखो प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। हाई कैपिटल वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है उसका भी यही होता है कि लूजिंग ऑफ मनी। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, अनफॉर्चुनेटली वॉइस नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि $30,000 का अगर किसी का कैपिटल है, हाई कैपिटल वाले बंदे का, उसके लिए 1% कितना हुआ, $300। $300 को अगर मैं इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो वो करेंसी के अंदर कन्वर्ट होता है अपना 25 INR। अभी तो 25 INR है, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। कई लोगों की सैलरी 25 INR होती है और कईयों की इससे भी कम होती है। तो क्या जब एक 25,000 सैलरी, 25,000 एक आप रिस्क लेकर चलते हो करेंसी के हिसाब से, एक सिर्फ ये मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो है ना ये मेंटालिटी है वो हिल जाती है बॉस। और ये इंडियन मेंटालिटी है, आप मानो या ना मानो, ये इंडियन मेंटालिटी है। तो सबसे पहले ना 2-3 चीज़ें जो हम लोगों को यहाँ दूर करने की ज़रूरत है वो ये कि सबसे पहले ये जो डर है कि यार पैसा चला जाएगा, वो हम लोगों को दूर करना पड़ेगा। और वो दूर कैसा होगा कि जब आपको एक सेंस मिलने लगे ना कि मेरे पास यार ये जो पैसा है ना, रिस्क मेरे पास से जाने वाला नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है। अब दूसरा पैसा क्या होगा, दूसरा पैसा कौन देगा, दूसरा पैसा देंगे या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे कि चल यार मेरे को कुछ कुछ स्पॉन्सर कर, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से तेरे को इतना निकाल कर दूंगा। या दूसरा होगा अपने रिश्तेदारों को पकड़ोगे, मम्मी पापा को पकड़ोगे, फ्रेंड्स को पकड़ोगे, राइट। तो अगर गलती से वो पैसा डूब गया फिर क्या करोगे, है ना लॉजिक। तो एक स्पेसिफिक वे जो आजकल फॉरेक्स ट्रेडर्स अपनाते हैं, वो अपनाते हैं अपनी कैपिटल को रिस्क पे ना रखकर फंडेड अकाउंट्स को यूटिलाइज करके। अब फंडेड अकाउंट्स होते क्या है एग्जैक्टली उनको हम समझते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई एक सेट एजेंडा नहीं है यार, मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बना रखे, तो यहीं पर आप लोगों को समझाऊंगा, तो प्लीज बेयर करना, तरीका थोड़ा सा अलग है मेरे समझाने का। अब जो फंडेड ट्रेडर्स होते हैं या फंडिंग फर्म्स होती हैं, वो आपको देते हैं फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। या जो फर्म्स, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये फर्म्स होते हैं फंडेड अकाउंट्स। अब फंडेड अकाउंट्स कैसे होते हैं, फंडेड अकाउंट्स होते हैं आपके डिफरेंट अमाउंट के होते हैं, डिफरेंट कैपिटल अमाउंट। दूसरा ये होते हैं आपके फेज वाइज। फेजेस कैसे होते हैं, 1 फेज हो सकता है, 2 फेज हो सकता है, और या आजकल एक 0 फेज फंडिंग अकाउंट भी चल रहा है, FA मानकर चलते हैं। और तीसरा क्या होता है, इनके कुछ चार्जेस होते हैं, चार्जेस भी बताऊंगा कि कैसे ये चार्जेस को लेकर चलते हैं। उनके कुछ रेगुलेशंस होते हैं और रूल्स होते हैं। पे आउट्स होते हैं, पे आउट कमीशंस होती हैं, पे आउट एंड कमीशंस होती हैं। अब 1 बाय 1 ये सारी चीजों को देखकर चलते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। पहले बात करते हैं कैपिटल अमाउंट की। कैपिटल अमाउंट आप लोगों को जो स्टार्टिंग रेंज होती है, ज़्यादातर मैंने देखा है तो वो कैसे स्टार्ट होता है आपका $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट हो सकता है, या आपका $10,000 का फंडिंग अकाउंट हो सकता है। कुछ लोग या कुछ जो फंडिंग फर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि 15,000 का भी देते हैं, कुछ फंडिंग फर्म्स 25,000 का लेकर चलते हैं, 50,000 का लेकर चलते हैं, और 100,000 का फंडिंग अकाउंट भी लेकर चलते हैं। बहुत रेयरली आप लोगों को होता क्या है कि कुछ फंडिंग अकाउंट्स मिलेंगे जो आपको अप टू $300,000 के अकाउंट भी देते हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअल में ये $5,000 मेरे को मिला, तो हो सकता है $5,000 के लिए जो मुझे स्पेंड करना है वो स्पेंड करना है इस अकाउंट को परचेज करने के लिए, लेट्स से
मैं देता हूँ $40 का मेरे को एक अकाउंट मिल जाएगा फंडिंग का, 5000 का। सिमिलरली $89 का एक $10,000 का एक फंडिंग अकाउंट मिल जाए। तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये एग्जैक्टली ये है, आपके पास आपको डेमो अकाउंट्स मिलेंगे। उन डेमो अकाउंट्स के अंदर आप लोगों को इतना कैपिटल दिया जाता है, ये कैपिटल, करेक्ट, 10,000 हो गया, 5,000 हो गया। सो ये कैपिटल आप लोगों को वहाँ फंडिंग अकाउंट के अंदर दिया जाएगा। अब जब ये फंडिंग अकाउंट के अंदर आप लोगों को ये कैपिटल दिया जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो रहता है वो ये रहता है कि आप ये सोच के चलते हो कि आपको पूरा का पूरा 10,000 या 5,000, $1,00,000 ये मिल गया, अब आप इससे ट्रेड करो फटाफट, राइट? पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है? जो कैपिटल होता है वो कैपिटल को आपको वैसे यूटिलाइज नहीं करना जैसा इसके अंदर दिया हुआ है। वो भी बताऊंगा कि वो कैसे यूटिलाइज करना है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक सेट स्ट्रैटेजी, एक सेट टॉपिक है जिसके अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? लंबा होने वाला वीडियो, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर रहना। दूसरा है फेज वाइज। अब फेज क्या होता है? फेज कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं। पहला फेज जो जनरली होता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट फेज। सेकंड फेज होता है अपने पास होता है प्रैक्टिशनर फेज। और तीसरा जो फेज होता है वो होता है आपका मास्टर फेज। ये होता है आपका एक्चुअल फंडिंग अकाउंट। स्टूडेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर आपको जो टारगेट दिया जाता है उसका रेंज जो होता है वो होता है आपका 8 से 10% आपकी एक्चुअल कैपिटल जो आपने यहाँ पर परचेज किया है। तो लेट्स से किसी ने अगर यहाँ पर मेरे पास $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट परचेज किया, तो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए या एक स्टूडेंट फेज को उसे क्लियर करने के लिए उसे करना क्या पड़ेगा? उसे जो भी टारगेट परसेंटेज है उस टारगेट परसेंटेज को यहाँ पर आपको आकर वो दिखाना पड़ेगा और उसे ये अचीव करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मेरे पास 5,000 है, 5,000 का 8% कितना हुआ? 5,000 का 8% हुआ सीधा सीधा $400। तो पहले फेज को क्लियर करने के लिए $5,000 का यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, $5,000 का आपको जो अर्न करना है इस कैपिटल के ऊपर, दैट्स गोइंग टू बी $400। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिशनर फेज। क्योंकि आप एक बार अपनी एबिलिटी को यहाँ पर शो कर चुके हो, तो नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट है वो टारगेट कम कर देते हैं। वो टारगेट ज़्यादातर केसेस के अंदर जो मुझे देखने को मिला है वो है 5%, एंड इट्स गोइंग टू बी नाउ $250। तो जब आप ये दोनों फेजेस को क्लियर कर लेते हो, देन यूल गेट अ मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट क्या होता है? मास्टर अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल 5,000 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है आपका, जिसे मैं कहता हूँ नॉट एप्लीकेबल। कोई टारगेट है नहीं जो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है? थोड़ा सा नॉइस आ रहा है यार, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्लीज बेयर करना, एक सेकंड रुक जाते हैं, ठीक है? टारगेट कुछ भी हो सकता है। अब टारगेट कुछ भी क्या हो सकता है कि आप उसके अंदर अगर $5,000 का आप 400 भी अर्न कर सकते हो, 600 भी अर्न कर सकते हो, 800 भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपके ना एक्चुअल कैपिटल आपको $5,000 मिल चुकी है जब मास्टर अकाउंट के अंदर आओगे। अब यहाँ पर बात होती है आपकी पे आउट्स की। चार्जेस जो है, चार्जेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ बात आती है पे आउट की, ठीक है? पे आउट कैसे हो सकते हैं? पे आउट होते हैं आपके कुछ इस तरीके से। ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, ये डिफर भी करेगा, ठीक है? कैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास जैसे एक पे आउट है, मैं कहता हूँ कुछ जो फर्म्स होते हैं वो एग्जैक्टली आपको बोलेंगे जितना भी आपने अर्न किया उसका 80% ट्रेडर का और 20% फर्म का होगा, ठीक है? कहीं पर ये 95% भी हो सकता है, 75-25% भी हो सकता है। पे आउट इस तरीके से होते हैं, ठीक है?
सेकंड होता है पे आउट्स की जो एक फ्रीक्वेंसी है, पे आउट्स को किस किस लेवल पर आप निकाल सकते हो। मंथली एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कुछ फर्म्स बाई वीकली भी देते हैं, और आजकल जो फर्म्स को मैं देख रहा हूँ जैसे फंडिंग पिप्स है फर्म, वो आपको वीकली भी देती है, ठीक है। पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, मंथली अगर आप लोगे तो 80% आपको कट मिलेगा, बाई वीकली लोगे तो बाई वीकली के अंदर आपको 65% कट मिलेगा, और अगर वीकली लोगे तो वीकली में आपको 50% कट मिलेगा। यानी कि अगर आप मंथली पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो आपको 80% जितना भी आपने कमाया उसका 80% मिलेगा। अगर आपका रिक्वेस्ट है बाई वीकली तो जितना आपने कमाया उसका 65% मिलेगा, और अगर आप वीकली पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो अगर आपने $1000 को अर्न किया आपको सिर्फ $500 मिले, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि कभी भी कोई एक फंडिंग अकाउंट लोगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा क्या होता है, रेगुलेशंस एंड रूल्स। रेगुलेशन एंड रूल्स के अंदर अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपका यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो होगा, एक होगा आपका डेली ड्रॉ डाउन। कुछ लोग या कुछ फर्म्स जो हैं वो मैक्सिमम कैपिटल का जो ड्रॉ डाउन देते हैं डेली बेसिस पे, वो हो सकता है 5%, और एक होगा आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन, जो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है 10% होता है। अब ये ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है, समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ डाउन के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर किसका, मैं धनंजय का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। धनंजय ने क्या किया, धनंजय ने एक अकाउंट लिया यहाँ पे, धनंजय ने 10,000 USD का एक अकाउंट लिया, ठीक है। अब जो डेली ड्रॉ डाउन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो डेली ड्रॉ डाउन इसके अंदर 10% है, तो मैक्सिमम जो डेली ड्रॉ डाउन होगा वो कितना हो सकता है यहाँ पर, नहीं डेली ड्रॉ डाउन 5 है, सॉरी यार, $500 को मैं मैक्सिमम यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ अगर मुझे स्टॉप लॉस लगते हैं तो। अगर $500 मेरे पास 10,000 में से जाता है तो मैं यहाँ पर डेली अपनी ट्रेड को बंद कर दूंगा। अदरवाइज अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये अकाउंट जो है मैं उसका एक रूल और रेगुलेशन को ब्रेक कर दूंगा। जैसे ही रूल्स या रेगुलेशंस आपके ब्रेक होते हैं ये अकाउंट आपका इनवैलिड अकाउंट हो जाएगा, यानी इस अकाउंट को आप ओके टाटा बाय बाय बोल सकते हो, बाद में आप इस अकाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड, जो ओवरऑल है वो है 10%, ओवरऑल कितना हुआ 10%, तो अब $10,000 का जो 10% है वो बना आपका $1,000। यानी कि अगर आप गलती से $10,000 के अकाउंट में $1,000 को लॉस कर देते हो तो आपका ये अकाउंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड अकाउंट, यानी आप इस अकाउंट को उस केस में भी यूज नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है, यार मैंने तो $10,000 का अकाउंट लिया और उसके बाद मैं सिर्फ $10,000 के अकाउंट में सिर्फ $1,000 यूज कर रहा हूँ। तो इनकी स्ट्रैटेजीज को समझना चाहिए, इनकी स्ट्रैटेजी समझो यार। कोई भी आपको कैपिटल क्यों देगा, जब तक उसका फायदा नहीं होगा वो आपको कैपिटल क्यों देगा। 95% ट्रेडर्स जो हैं, 95% ट्रेडर्स ये चैलेंजेस को क्लियर नहीं कर पाते, ये बेटा ट्रुथ है, राइट। तो अगर मैं इसके लिए यहाँ पर $40 दे रहा हूँ और $40 यहाँ पर आप एग्जैक्टली ये $40 को मैंने यहाँ पर लिया और 10,000 लोगों से मैंने यहाँ पर कर दिया इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरे पास कितना हुआ, ये हुआ $400,000, ठीक है। अब इसमें से अगर 5 जो क्या बोलते हैं, मैंने जो 40 है, 40 को मैंने मुश्किल से
कितने लोगों ने इसे पास किया? लेट्स से इसे पास किया 9,900 लोगों ने इसे किया, सिर्फ 50 लोगों ने पास किया, सिर्फ 50 लोगों ने पास किया। तो अब अगर सिर्फ 50 लोग इसे पास करेंगे, आपके पास जो मैक्सिमम आएगा 3,000 नहीं 398,000 का जो एक अमाउंट है, ये अमाउंट किसके पास किया? ये पास किया आपके फंडिंग फर्म्स के पास। फंडिंग फर्म्स के पास इतना अमाउंट है जो कि सिर्फ फेल्ड या एक फेल्ड पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे आया। बाकी का अमाउंट अभी भी उनके पास वैलिड है जो बचा हुआ है। इतने अमाउंट में से अगर किसी को वो $1,000 का $2,000 का एक पे आउट दे भी देते हैं तो उनको लगता है कि पास से कुछ कर, क्योंकि ये तो बाकी लोगों का पैसा है ना। बाकी लोगों का पैसा खुद ब खुद रखकर वो क्या कर रहे हैं, आपको उसी में से कुछ कुछ कट निकाल कर दे देते हैं। तो वहां पर उन लोगों का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, वो ज़्यादातर लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस रखें जिससे ट्रेडर्स जल्दी से फुलफिल ना कर पाए, और एग्जैक्टली यही होता है। तो मेरा सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। अगर फंडिंग अकाउंट्स या फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो, सबसे पहला तो ये कि जब कभी भी, पहले इसी से पढ़ूँ, टेम्पलेट गायब हो जाएगा ना, रह जाएगा फंडिंग। तो बहुत सिंपल सा एक रूल है जो मैं अपना पहला इनिशियल फंडिंग अकाउंट लूज करने के बाद सीखा हूँ। छोटा लिया था 5,000 US डॉलर्स का, उसे मैंने लूज किया। यहाँ पर आपको करना क्या है, लेट्स से आपकी कैपिटल में यह है आपकी ऑल कैपिटल। मैक्स ड्रॉ डाउन कितना है? 10%। यानी 10% से ऊपर अगर जाते हो तो आप लोग ये अकाउंट लूज करने वाले हो, करेक्ट। और अगर मैं एक्चुअल अमाउंट में देखूं इस चीज़ को, जो फंडिंग अकाउंट है का एक्चुअल अमाउंट कितना बैठता है मेरे? 1,000। तो मैं जो फंडिंग अकाउंट की मेरी कैपिटल 10,000 है, वो मेरे लिए एक वर्चुअल कैपिटल है। कितनी वर्चुअल कैपिटल है, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ एक ऐसी कैपिटल को जो कि मेरे लिए एक लॉजिकल कैपिटल बनकर आती है, और वो है मेरे पास 1,000 US डॉलर्स। यानी कि जब कभी भी आपको एक फंडिंग अकाउंट मिलता है, आप उसके एंड से एक ज़ीरो हटा दो और समझो कि वो आपकी एक्चुअल कैपिटल है, राइट। अब उस पर रिस्क कितना लेना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी से हैप्पी हो और ये बोलते हो कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, मैं 5% रिस्क लेता हूँ या 10% रिस्क लेता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि फंडिंग अकाउंट्स को बहुत एहतियात से यूज़ करना है। तो आपको जो कैपिटल रखना है मैक्सिमम पर ट्रेड के लिए, अगर $1,000 है, 1% का रिस्क लेते हो तो 1% रिस्क में आप लोगे 100 ट्रेड्स। 1,000 का अकाउंट है, 2% रिस्क लेते हो तो आप ले सकते हो 50 ट्रेड्स। 1,000 का अकाउंट, 3% रिस्क, आप कितना ट्रेड लोगे यहाँ पे? 33 ट्रेड्स। 1,000, 4%, यहाँ पर आप लोगे 25 ट्रेड। 1,000 का अकाउंट, 5% रिस्क लोगे, यहाँ पर आपकी बची। अब आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी में से किस परसेंटेज या किस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आप 2% के अंदर अच्छा कमाते हो, 2% वाला यूटिलाइज करो, 50 ट्रेड होंगी, 50 ट्रेड में से पर आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। प्रॉफिटेबल अगर आप नहीं होगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, कभी ना कभी अपने फंडिंग अकाउंट को लूज कर दोगे।
पर अगर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलते हो तो आपके पास 100 ट्रेड्स हैं यार। 100 ट्रेड्स में से 100 ट्रेड्स तो मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा एक ट्रेडर होगा जो कि पूरे के पूरे 100% को लूज करेगा, राइट। यहाँ तक अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? हमजा, मैं आपके आईसीटी सीरीज देख रहा हूँ, बहुत अच्छे। हमजा और आदर्श का कह रहा है सर मैं ट्रेड लेता हूँ बट वो टारगेट दिए बिना कि गुम जाता है, प्लीज़ क्लियर करो, एसएमसी करता हूँ मैं, रिस्क मैनेजमेंट सही है आपके यहाँ? देखो इसके लिए इसके बारे में बात करते हैं। आदर्श थोड़ा सा यहीं पर रहना, ठीक है। तो पहले ज़रा यहाँ पर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे मूव करें। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ मेरे पास जैसे फंडिंग अकाउंट्स है उसमें से पहला जो है फंडेड नेक्स्ट करके एक फंडिंग अकाउंट फर्म जो है, आपको एक बेस्ट फंडिंग अकाउंट फर्म मिलता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो इसे, जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे सबसे पहला सेक्शन आता है आपके पास स्टार्ट चैलेंज का, ठीक है। स्टार्ट चैलेंज के बाद आप क्या करोगे, आपके पास फंडेड अकाउंट के या फंडेड नेक्स्ट के जो चैलेंजेस हैं वो स्टेलर है, स्टेलर लाइट है, एवैल्यूएशन और एक्सप्रेस, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस भी रहते हैं। पे आउट्स के मेथड्स कैसे हैं इनके पास? पे आउट्स के मेथड है आपके पास यहाँ पर क्रिप्टो भी है, वीज़ा भी है, टेथर भी है, बिटकॉइन भी है, अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको पे आउट भी मिल सकते हैं। बेस्ट प्लान क्या है यहाँ पर? बेस्ट प्लान दिखाता हूँ आपको मैं। स्टेलर लाइट की बात करते हैं। स्टेलर लाइट जो है, स्टेलर अकाउंट जो है, इसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट साइज आपको मिल रहे हैं। पहला अकाउंट साइज है $6,000, अगला है $15,000, तीसरा है $25 और 25,000, 50,000, 100,000 और मैक्सिमम जो अमाउंट है इनका वो है 200,000 का एक स्पेसिफिक अकाउंट, करेक्ट। अब यहाँ पर जो एक चीज़ अच्छी है इनके पास ये कि जब कभी भी चैलेंजेस क्लियर होते हैं ना, तो चैलेंजेस को क्लियर होने के बाद आपको कभी भी आपका चैलेंज फेस का आपको कभी भी कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा, राइट। पर यहाँ पर फंडिंग अकाउंट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, 15% जो प्रॉफिट शेयर है वो 15% प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट टारगेट क्या है इनका? फेज 1 में इनका है 8%, फेज 2 में है इनका 5%। तो मैक्सिमम जो आप ड्रॉ डाउन कर सकते हो वो है आपके पास $300। नहीं, मैक्सिमम डेली की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 5% है वो है $300 और ओवरऑल लॉस जो इसमें पेयर कर सकते हो दैट्स गोइंग टू बी $600। सिमिलरली ये सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग तरीके की है, राइट। अब एक चीज़ आती है इसके अंदर, न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग क्या है एग्जैक्टली कि हाई लेवल या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ फर्म्स होते हैं, वो फर्म्स आपको हाई लेवल जो या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करने देते। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है न्यूज़ टाइम में पर, तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जैसे 2 स्टेप्स अकाउंट मैंने बताया था, ये 2 फेजेस अकाउंट है, इसी तरह 1 फेजेस अकाउंट है। जैसे 6,000 यहाँ पर मेरे को मिल रहा है $59 का, अगर मैं 1 स्टेप का अकाउंट लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है $6,000, $65 का। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर अपने पास 10% है। 2 स्टेप के अंदर प्रॉफिट टारगेट था आपका 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो जहाँ पर मेरे पास 2 स्टेप में था वो था 5%, 1 स्टेप में डेली ड्रॉ डाउन हो जाएगा 3% और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ओवरऑल दैट्स गोइंग टू बी 6%। तो यहाँ पर 1 स्टेप आप अहेड तो हो, पर उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ये करोगे कि आपको अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है बहुत इंटैक्ट रखना पड़ेगा और वो बहुत इजीली होने वाला है नहीं। सिमिलरली एक और फर्म है जो है आपके पास है फंडिंग पिप्स, यहाँ पर आपको चीपेस्ट प्लान मिल जाते हैं। चीपेस्ट एज फंडेड नेक्स्ट क्या है, अपने आप में एक एलीट है, राइट। पर जो फंडिंग पिप्स है, फंडिंग पिप्स भी अभी एक जिसे कहते हो ना एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर की तरह चल रहा है मार्केट के अंदर, पर इसके जो
रेट्स हैं या जो इसके प्राइसिंग पैटर्न्स है, वो प्राइसिंग पैटर्न्स थोड़े रिस्पेक्टिवली अगर बाकी चीज़ों के थ्रू देखो तो वो आपको सस्ते मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरे पास 3 तरीके के अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट फेज़ है, प्रैक्टिशनर फेज़ है और मास्टर फेज़ है। अगर आप यहाँ पर देखते हो इनके कुछ अलग अलग अकाउंट स्टाइल्स हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इंस्टेंट भी मिल रहा है। इंस्टेंट में क्या मिल रहा है, इसमें आपको मास्टर अकाउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। मास्टर अकाउंट डायरेक्टली मिलेगा। इसमें डेली लॉस जो आप कर सकते हो 3% कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस होगा आपका 5% का। प्रॉफिट टारगेट आपके ऊपर है और लेवरेज जो है आपकी 1:50 का आपका लेवरेज रहने वाला है। रिवॉर्ड एंड स्प्लिट क्या होगा, बाई वीकली ले सकते हो आप 95% पे आउट के ऊपर, यानी 5% वो कमीशन आपका लेकर चलेंगे। अगर मैं 2 स्टेप्स लेकर चलता हूँ तो स्टूडेंट में पहला फेज जो है उसमें 5% का डेली लॉस, 10% का ओवरऑल लॉस। प्रॉफिट टारगेट आपका कितना बैठ रहा है, $1000 के अकाउंट में 8000 आपको बनाकर देना पड़ेगा। 50,000 में रिस्पेक्टिवली वैसे ही कम हो जाएगा। फंडिंग पिप्स का अगर आप देखोगे, फंडिंग पिप्स एक्स, तो उसमें आपको करना पड़ेगा मैक्सिमम 4% डेली का ड्रॉडाउन और मैक्सिमम लॉस ओवरऑल जो रह सकता है 8%, 1:50 का लेवरेज और प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है आपका $5000। इसके जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग यहाँ पे डिफर करेंगे। ठीक है, $119 का 50K का अकाउंट मिल रहा है फंडिंग पिप्स एक्स के अंदर, और 50K का अकाउंट फंडिंग पिप्स के अंदर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 260। तो यहाँ पर प्राइसिंग के जो पैटर्न्स है ना वो डिफरेंट आपको मिलेंगे, अलग अलग लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर अब किसी का कुछ क्वेश्चन है बताओ। यार गार्डियर का मैंने देखा, मैंने एक चीज सर, व्हाई नॉट एसएमसी, आईसीटी एंड एसएमसी आर सेम कॉन्सेप्ट, बेस्ट फंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? बेस्ट फंडिंग प्लेटफॉर्म देखो यार, अभी एक एलीट है ना शंकर, तो वो चलता है आपका फंडेड नेक्स्ट। फंडिंग पिप्स भी अच्छा है, फंडिंग पिप्स का भी अभी मैं देखता हूँ रिव्यूज, तो फंडिंग पिप्स भी अच्छा है। बिगिनर्स के लिए फंडिंग पिप्स जो है वो एक बेस्ट रहने वाला है। गॉर्डियर का भी लॉन्च हुआ है, तो गॉर्डियर के भी फीडबैक्स नहीं है मेरे पास। आदर्श में आपका क्वेश्चन नहीं समझाया सर, व्हाई नॉट एसएमसी? मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसे प्लीज को, क्या चीज़ है ये? ठीक है, तो अब ये फंडिंग अकाउंट है, फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग पिप्स है, कुछ और फंडिंग अकाउंट्स मिल जाएंगे। राइट, आप देखोगे तो बहुत फंडेड ट्रेडर है, फंडेड ट्रेडर भी एक अच्छा है। राइट, ये आपको मैक्सिमम देते हैं 600,000 ऑन अ टीएफटी अकाउंट। आप लोगों के लिए एक है ना बोनस चीज और बताता हूं मैं आपको। सपोज करो आपको फंडिंग अकाउंट से शुरू करना है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स रहेंगे या जो अभी लो कैपिटल के साथ आते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना है तो ऑप्ट करो फंडिंग अकाउंट के ऊपर। बड़ा कैपिटल मिलेगा, जिगर खुलेगा, एक जिससे ना डर डर वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी आपके पास लो कैपिटल का रहता है, तो आप इजीली वहां पे ट्रेड कर पाओगे। सेकंड, आपको एक और वे देता हूं मैं। ठीक है, अगर आपको फंडिंग अकाउंट के लिए भी पैसे नहीं खर्च करने ना, उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है, फंडिंग अकाउंट का क्या है यहाँ पर, फंडिंग अकाउंट के अंदर एक चीज मेरे को ये थोड़ा सा, 1 मिनट देना यार, थोड़ा सा ना नॉइस है यहाँ पर, प्लीज 1 मिनट देना मुझे। सॉरी यार, आगे वापस। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या है कि मंथली है तो चैलेंजेस होते हैं। फंडेड नेक्स्ट जो है अकाउंट,
मैंने इसके ऊपर अभी तक कोई फंडिंग के ऊपर कर रखा है। यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ट्राई करते हैं अगर ये यहाँ पर जाता है ना। लॉगिन पे वो कर रहा है यार। मैं वैसे बता देता हूँ आपको। हर महीने जैसे फ्री ट्रायल है ना आपका, 6000 का एक फ्री ट्रायल लिया, 50K का एक फ्री ट्रायल लिया, और ये दो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना एक अकाउंट दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये तो फ्री अकाउंट है, अब इसके बाद आपको मास्टर अकाउंट नहीं मिलेगा। ट्रायल आपको सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा। आपको तो चाहिए ना मास्टर अकाउंट चाहिए जहाँ से आप पे आउट ले सको। अब पे आउट यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब पे आउट आपको चाहिए उसके लिए मास्टर अकाउंट होना जरूरी है, और मास्टर अकाउंट आप पैसे दो। फंडेड नेक्स्ट क्या करता है, फंडेड नेक्स्ट हर मंथ एक कंपटीशन को लॉन्च करता है। आपको करना क्या है, उस कंपटीशन में अपने आप को रजिस्टर कर, उस कंपटीशन के अंदर अपने आप को आपको रजिस्टर करो। जब आप उस कंपटीशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करोगे, आपको एक फंडेड अकाउंट को आपको करना पड़ेगा क्लियर करना पड़ेगा अच्छे लेवल पर, और वो रैंक होता है। रैंक आ जाए के पास कुछ लोगों की रैंक जो कि 1 तो फंडेड की जो रेंज होती है ना, उस पर रैंकिंग। अब जब कभी भी रैंकिंग मिलेगी आपको, तो कुछ मेरे हिसाब से 1:2 जो टॉप 100 तो ट्रेडर्स होते हैं ना फंडिंग चैलेंज के अंदर, तो क्या मिलता है उनको कुछ अमाउंट के ना एक्चुअल फंडिंग अकाउंट मिलते हैं, तो उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, अगर आप अपना फंडिंग अकाउंट लेना चाहते हो या तो आप अपना कैपिटल तरीके से इन्वेस्ट करो, अदरवाइज अगर तो जो फंडेड अकाउंट है, फंडेड अकाउंट के तो क्या होगा, पहला पॉइंट कैपिटल बड़ा मिलेगा, दूसरा आपका जो फेयर है वो फेयर खत्म होगा। खत्म कैसे होगा कि आपको ये पता है कि आपको कोई कैपिटल बचा नहीं है, राइट। वो जो फेयर होता है ना, वो फेयर सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। वॉइस नहीं आ रही क्या अभी? वॉइस नहीं आ रहा? तो आ रहा है आदर्श, एक बार चेक करो प्लीज यार। मैं बिल्कुल पास हूँ मेरे भाई। दूर से आ रहा है, क्या करूँगा फिर? एक सेकंड दो मुझे, मैं जरा अभी क्लियर है? सभी बताओ यार, सभी को क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि उसी पड़ेगा यार। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, कॉम्पिटिशन्स की बात समझ में आई सबको या नहीं आई, जो मैंने अभी तक बताया? थम्स अप वगैरह कुछ कर दो ताकि पता लगे मेरे को, नहीं आया ना? ठीक है, देखो जी, दोबारा बताता हूँ जिस लोगों को समझ में नहीं आया। पहला पॉइंट ये,
फंडिंग अकाउंट जब कभी भी आप परचेस करोगे तो आपको कुछ अमाउंट तो खर्च करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं वो अमाउंट को परचेस करने के लिए नहीं खर्च करना चाहता तो मैं क्या करता हूँ, फंडेड नेक्स्ट है ना, फंडेड नेक्स्ट के अंदर मंथली आपको एक कंपटीशन मिलता है। तो आप क्या करो, उस फंडेड अकाउंट के लिए कंपटीशन में अपने आप को एनरोल कर लो। और एनरोल करने की कोई फीस नहीं है, ठीक है? तो वो जो अकाउंट की फीस आपको फ्री होती है, तो आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा कुछ पीरियड के लिए। वो मंथली होता है भाई, पहले बता दूं। मंथली का एज इन कि आपको एक जो टारगेट मिलता है ना उस फंडिंग अकाउंट के लिए, वो आपको मंथ के अंदर फिनिश करना पड़ता है। तो जो टॉप 100 ट्रेडर्स होते हैं उस अकाउंट के अंदर, यार आदर्श मैं वो यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकता, सॉरी। मैं पर 1-on-1 के अंदर कभी मैं बात करूंगा तुमसे ना, ठीक है? तो एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास है, जो मंथली की मैं बात कर रहा हूँ अपना, मंथली आपको वो टारगेट अचीव करना है। अगर आप टॉप 100 ट्रेडर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, या जो भी उन लोगों का क्राइटेरिया उसे मीट कर जाते हो, तो आपको क्या होगा, वो एक एक्चुअल अकाउंट देंगे। एक्चुअल अकाउंट एज इन रहेगा वो भी फंडिंग अकाउंट, उसमें भी 2 फेजेस रहेंगे। पर जैसे कि कंपटीशन अकाउंट में आप दोनों फेजेस अगर क्लियर कर भी लेते हो, या ये जो इनका एक सिंगल ही फेज होता है, उसके बाद आपको कोई एक्चुअल अमाउंट नहीं मिलता, राइट? बट अगर आप यहाँ पर टॉप 100 ट्रेडर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, तो आपको एक एक्चुअल फंडिंग अकाउंट मिलेगा जहां पर आपके पास 2 फेजेस रहेंगे। और अगर वो 2 फेजेस आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक मास्टर अकाउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर फरवरी की बात करें, फरवरी का तो एक रजिस्ट्रेशन निकल चुका है, पर आप लोग क्या कर सकते हो, फंडेड नेक्स्ट के अंदर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो मार्च के कंपटीशन के लिए, ठीक है जी? तो मार्च के कंपटीशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पर फंडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ देखनी है, पहले फंडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर वैलिडेट करेंगे, फिर उसके बाद अगर बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात करेंगे। चलो जी, हो जाओ शुरू, 1 बाय 1। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के लिए कि अभी तक मेरे पास है ना कुछ कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस होते थे डायरेक्टली जो चैट ग्रुप के ऊपर करते थे आप लोग। अगर चैट ग्रुप के ऊपर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप अब करना क्या है कि यहाँ पर आप grabtheliquidity.com पर जाओगे, कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन है, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को लिख के सेंड कर सकते हो। तो डायरेक्टली ये मेरे ईमेल आईडी पर आते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको आंसर कर सकता हूँ, ठीक है? तो 2 मोड अब आप लोगों के पास हो गए हैं। पहला मोड है आपका कि जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आकर आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स के जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, यहाँ पर मैंने अपने वीडियोस को वहाँ से जो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको यहाँ पर मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पर आकर आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ मिल जाएगी, डायरेक्टली चेक कर सकते हो वीडियो को। बाकी की साइट के भी सेक्शंस हैं वो देख लेना, ठीक है? तो ये आज ही लॉन्च किया है, अच्छा दिन था आज बसंत पंचमी का, तो आज ही लॉन्च कर दिया इसे, ठीक है? अब बताओ क्वेश्चंस किस किस के कौन कौन से? सर जूम पर क्लास करो। शंकर जूम पर होती है मेरी, बीच बीच में जैसे मैं ये नहीं लेता था ना यूट्यूब के ऊपर, तो पहले मैं जूम के ऊपर ही करता था। पर उससे प्रॉब्लम क्या रहता है, उससे मैं वो वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, या होते भी थे तो फिर मेरे को बाद में टाइम इतना नहीं मिलता कि मैं उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर पाऊँ। तो बेटर वे मेरे को जो मिला ना यार, यूट्यूब के ऊपर कर दो, बोलते जाओ, एंड होगा, वीडियो अपने आप स्ट्रीम होगी, क्लासीफाई होगी और वो वहाँ अपलोड हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम मेरा यहाँ बच रहा है। हाँ आदर्श, मेरा निकल चुका है यार, पे आउट निकल चुका है दोस्त। मैं फंडिंग पिप्स में कर रहा हूँ। बोलो भाई यार, इतने सारे लोग हैं, किसी के क्वेश्चन ही नहीं है भाई, स्कैम क्यों होगा?
स्कैम क्यों होगा भाई? बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पर मानते हो तुम लोग? कर रहे हो ना उसके बाद भी? तो सिर्फ अपनी अकल लगाओ और कुछ मत करो, सिर्फ अपनी अकल। देखो, तुम्हारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार लोग हैं ना तुम लोग हो, और कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, धक्का दो ना यार। क्यों परेशान हो रहे हो? सर पे आउट कैसे निकालते हैं? पे आउट कैसे निकालते हैं? जब आपका एक, और हाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पे आउट कहाँ से लेना है? पे आउट आपको लेना है जो आपका फंडिंग अकाउंट है। चलो भैया, एक डेडिकेटेड वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाओ। कौन सी स्ट्रैटेजी भाई? अंकित सर ये बताओ, सब लोग आईसीटी क्यों करते हैं, एसएमसी क्यों नहीं करते? अच्छा चलो आदर्श, अब एक चीज समझते हैं कि आईसीटी और इसमें एसएमसी में डिफरेंस क्या है। यार आईसीटी जो है वो एसएमसी के ऊपर ही बेस्ड है, पर वो थोड़ा सा फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड एज इन कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे को फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर मेरे को एसएमसी सीखने को मिला, मैंने और ज़्यादा उसे फिल्टर आउट किया और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया, उसी को फाउंडेशन रख के, तो मेरे पास एक नया चीज़ निकल कर आया, इनर सर्कल। इनर सर्कल एक ट्रेडिंग ग्रुप हुआ करता था, जिसके बाद ये जो अपना माइकल है, माइकल ने इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया। उसी चीज़ को ये और रिफाइन करता रहा, और उस बंदे का ना विजन जो है, उसकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत मेहनत की है उसने। सर स्टेप सेटअप नहीं, तब पे आउट कैसे निकालते हैं? पे आउट निकालने के लिए जब आपका एक, लेट से मेरे पास फंडिंग अकाउंट है, मास्टर फंडिंग अकाउंट है, उस मास्टर फंडिंग अकाउंट में मैंने मंथ के अंदर अचीव किया कुछ पैसा, अब मुझे वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फंडिंग अकाउंट के पैनल के अंदर, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट को रेस करूँगा। एक सेक्शन रहता है वहाँ पे रिक्वेस्ट रेस करने का, कि कितना मेरे को वहाँ से फंडिंग निकालना है, या जितना मैंने अर्न किया उतना निकालना है। जैसे आपने बोला मेरे को $1000 निकालने हैं, अब जब वो $1000 आपको निकालने, तो $1000 निकालने के लिए वो आपको बताएंगे कि $1000 जब आप निकालोगे तो उसमें से कितना कट उनका कमीशन जाएगा, कितना उनका कितना आपको मिलेगा। उसके बाद आपको डालना पड़ता है अपना बैंक का डिटेल, या आप अगर क्रिप्टो के अंदर ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो आपको क्रिप्टो का एड्रेस डालना पड़ेगा, और दोनों मोड में आप अपना एक रिक्वेस्ट को रेस कर सकते हो। कहाँ लेना है मीन्स, क्रिप्टो में, बैंक में और बिनांस पर? यार देखो बेस्ट तो ये रहता है कि अगर बड़ा अमाउंट है तो क्रिप्टो में ही लो, ठीक है। बैंक में डायरेक्टली है ना अभी, क्योंकि फॉरेक्स क्या आपका लीगल नहीं है, तो फॉरेक्स लीगल ना होने की वजह से ना गड़बड़ यहाँ पर ये होगी कि कभी स्क्रूटिनी में फंस गए ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि क्रिप्टो के अंदर करो जितने भी पे आउट है, या P2P करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कर सकते हो। कहाँ से लेना मीन्स क्रिप्टो में, और अंकित कह रहा है आप जो यूज़ करते हो। अंकित मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ भाई, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से मेरे को स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करनी पड़ती है। और एक और बात बोलूं सभी को, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ के खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। अब कुछ लोग हैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ लोग हैं किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दूसरी चीज़ पे कोई एक अलग टूल यूज़ करता है स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो आपके लिए जो स्ट्रैटेजी बेस्ट बैठती है आप उसे यूटिलाइज करो। मेरी स्ट्रैटेजी तो मेरे लिए है ना, या वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छा काम कर सकती है, अगर वो स्ट्रैटेजी शायद मेरे लिए काम जो अच्छा कर रही हो सकता है वो आपके लिए अच्छा काम ना करे। तो यही तो मोटिव है ना यहाँ का, अदरवाइज मैं क्या ना करता, मैं कोर्स का वीडियो बना देता, कोर्स के वीडियो बना के डाल देते कि भाई ये वाला कोर्स कर लो, वो वाला कोर्स कर लो, पर फायदा नहीं है ना। इस ग्रुप का जो मेन फोकस है अपने लिए रखो, सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए। सर क्रिप्टो देखो एक बार, कौन सा क्रिप्टो बोलो? कौन सा क्रिप्टो आदर्श? BTC में ही है।
चलो इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये बाद में काम आएगा। अब यहाँ से डाले सारा क्वेश्चन बताओ मेरे को, स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओगे तब मैं बता पाऊंगा कि क्या पूछना चाह रहे हो। वन आवर है, कुछ क्वेश्चंस हैं? आदर्श क्या देखना है भाई इसमें? आपने कौन सा अकाउंट लिया? मेरे पास फंडिंग पिप्स है मेरे भाई, मेरे पास फंडिंग पिप्स है। एक बार एनालिस कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा मार्केट, एनालाइज कर दीजिए, मैं भी बताऊं। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम, मैं अभी तक आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम है वो आप लोगों के लिए एक ऐसा सेक्शन रहता है जो आपको क्लैरिटी दे देगा मार्केट का। बड़े टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक तरीके से रेंज्ड मार्केट है, ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक रेंज चल रही है। कुछ लोग अगर बॉलिंजर बैंड्स यूज करते हैं तो बॉलिंजर बैंड्स में दिखेगा यहाँ पर एक पैरेलल चैनल चल रहा है, ये पैरेलल चैनल है। क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। और हाँ, एक बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर है एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, प्लीज उसे देखना। जो लोग बॉलिंजर बैंड्स को यूज करते हैं उनको समझ में आएगा। पर अभी मेरे लिए ये पैरेलल चैनल है, मैं इसे यूटिलाइज नहीं करूंगा। मुझे वेट करना है इस रेंज से बाहर आने का। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो एक लेवल है वो लेवल कैसे मूव हो रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, फिर ये आया, और फिर दोबारा आप नीचे जाने की कोशिश। तो अब इसमें से किसी एक लेवल को ये ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये है वीकली लेवल के ऊपर। दूसरा ये, अब अगर मैं डेली लेवल पर आता हूँ तो डेली लेवल पर भी मेरे को क्या दिख रहा है यार, पहले ये हटाऊं। डेली लेवल पर भी आपको कंसोलिडेशन ही दिखेगी। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक लेवल तक जाता है, फिर वहां से डाइवर्ट होकर नीचे आता है, फिर दूसरे पर जाता है, फिर डाइवर्ट हो। पिंग पोंग वाला जो खेल है ना, उसमें आप कमा नहीं सकते इजीली। और दूसरा ये बिटकॉइन का जो एक स्ट्रक्चर रहा है अभी कुछ दिनों से, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बड़े बड़े ट्रेड्स इसमें लो। छोटे लेवल के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बड़े लेवल के लिए लंबा ट्रेड लेने की मत सोचना प्लीज़। और अगर मैं 4 आवर्स के ऊपर देखूँ तो 4 आवर्स के ऊपर मेरे पास जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अभी फ़िलहाल के लिए, वो है कि यहाँ पर एक मुझे CISD मिला था, ये CISD मिला। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, यहाँ पर मेरी एक कन्विक्शन ये रह रही है कि ये CISD है नीचे, यहाँ पर इस लेवल का जो ये लिक्विडिटी है, ये इस लिक्विडिटी को टच करेगा। उसके बाद आप लोगों को पता लगेगा मार्केट किस लेवल तक जा रहा है। इसके दो फेजेस हो सकते हैं कि लिक्विडिटी टच हो, रन हो, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट और नीचे। अदरवाइज अगर यहाँ से ये स्वैप हुआ और इसने मार्केट को स्वीप कर दिया इधर, ये यहाँ पर आया, टच किया, फिर ये ऊपर गया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, अपने POI के अंदर। POI कहाँ है यहाँ पर मेरे पास, मेरा ये जो छोटे लेवल का एक सपोर्ट जोन है, पहला POI ये, इसे बाईपास करेगा। अगले लेवल की लिक्विडिटी उसके पास है यहाँ पर। जिस किसी को समझना है ना ये लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, तो लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी के लिए जो अपनी ICT लर्निंग की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर प्लीज़ जाकर देखो अच्छे से। सर लेकिन ये रेंज बहुत पिप्स दे रहा है और आप वीक पर देख रहे हैं, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बोलते रहो आदर्श, मैं इंट्राडे में अगर करूँगा ना तो इंट्राडे में मैं स्कैल्पिंग करूँगा। मैं अगर यहाँ पर होता आपकी जगह और मुझे स्कैल्पिंग करना होता, मैं क्या करता, 4 आवर्स के ऊपर मेरा ये CISD बना, मैंने लेट्स से यहाँ पर प्लान करा कुछ ऐसे, ये इस लेवल को लेता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें क्या करता। मतलब मैं यहाँ पर आता 4 आवर्स पे, अब 4 आवर्स पे मेरा एक रेंज मिला, मुझे पता है अगर इस लेवल से नीचे जाएगा ये CISD को ब्रेक करके, तो फिर मैं आऊँगा छोटे लेवल पर। 4 आवर्स से 2 टाइम फ्रेम्स छोड़ दो, 1 2, तीसरे पे आ जाओ।
मुझे पता है कि मेरा लेवल कहाँ से ब्रेक करना है, मेरे को ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं वेट करूंगा इसको ब्रेक होने का, ऐसा नहीं है यहाँ से निकल पड़ूंगा। ले लो ट्रेड। यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो पहले ही लेवल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना ये यहाँ, और स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ, ये मुझे पता लगा इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया। मुझे मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहाँ पर जाएगा इंट्राडे के लिए। और जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको बड़े पिप्स रखने पड़ेंगे, रिस्क बड़ा रहने वाला है आपका यहाँ पर रिस्क बड़ा रहने वाला है। अगर मैं बड़ा लेवल का प्लेयर हूँ, मेरे पास बड़ा कैपिटल है, मैं इतना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ। पर अगर जैसे लेट्स से मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना कि जितना बड़ा ये स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर जाऊँगा और छोटे टाइम फ्रेम पर। और छोटे टाइम फ्रेम पर अब मेरे को जो एक 5 लेवल दिख रहा है, वो दिख रहा है ये वाला लेवल। मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लूँगा इधर। मेरा लास्ट लेवल जो एक वैलिड लेवल है वो है ये यहाँ। थोड़ा सा अपना स्प्रेड को ध्यान में रख के जब मेरे को ये एंट्री मिली 1:2 का, ये एक एंट्री यहाँ बनाया। 1:2 का एंट्री बनाने के बाद सिंपल एंट्री को यहाँ पर वैलिडेट किया। ये मेरा इंट्राडे का सिंपल सा फंड होने वाला है। अगर मैं रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकता, ज़्यादा बड़ा लेता तो फिर मैं ऊपर के लिए ले लेता यार, मैं फिर ऊपर के लिए ले लेता रिस्क। पर उस केस में मेरे को क्या करना है कि अभी फिलहाल के लिए अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट 4 आवर्स के अंदर अगर इसको जो टच करना है ना 4 आवर्स के अंदर, मार्केट के पास जो एक बेसिक लिक्विडिटी लेवल है वो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो जो टारगेट हो सकता है, टारगेट यहाँ भी हो सकता है 1:6। पर उस केस के अंदर आपको जो एक बेस्ट आपका एक सेफेस्ट जोन का स्टॉप लॉस चाहिए, वो ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप बोलते हो कि आप स्कैल्पिंग करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर खेल सकते हो, तो खेलो ना। 1 मिनट के ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, 1 मिनट के ऊपर मैं बहुत कम लेता हूँ क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसा प्राणी है बिटकॉइन जो कि आपको उड़ा सकता है कभी भी। 2 मूव्स हुए और 2 मूव्स के अंदर पूरी कैपिटल वाइप ऑफ। पर अगर मेरे पास ये यहाँ पर 1 मिनट के ऊपर करता तो मैं 1 मिनट के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता, और ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंप्रूव होता है 1:12। अभी SSL स्टॉप लॉस बचा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, लेकिन ये रेंज बहुत पिप्स दे रहा है, इंट्राडे करना है मुझे, ठीक। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? और हाँ, एक चीज़ और बता दूं तुम्हें, यहीं पर जो जूम की बात हो रही है ना, जैसे तुम्हारे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, सो जनरली ज़्यादा लिक्विडिटी पे यहाँ पर आओगे, बॉटम पर आना, बॉटम पर यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। अपना एक है ना स्लॉट बुक कर लेना 15 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। सो इसके अंदर आपको कोई फ़ी नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं एक जूम का सेटअप करूँगा या कॉल पर जैसे भी होगा, 15 मिनट हम आराम से बात कर सकते हैं, और ये सभी के लिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फिल इन करके भेजना, जो अवेलेबल स्लॉट होगा मैं आपको उससे रिवर्ट बैक कर दूंगा कि ये स्लॉट अवेलेबल है, उस टाइम पे आप रेडी रहना, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं सर, सेल साइड लिक्विडिटी बचाओ, ओह सॉरी यार, मैंने एसएल पढ़ा, सॉरी। अभी बहुत बचा हुआ है मेरे भाई, ये बीटीसी है ना बहुत खेल दिखा रहा है। ये इंड्यूसमेंट हुआ ना यार, ये इंड्यूसमेंट हुआ ना, अभी उसके ऊपर जाएगा ये। तो ये देखो, ये जो मैंने रेंज मार्क किया है ना, ये वाला, ये रेंज को बाईपास करना है अगर इसे नीचे जाना है तो। इसको नीचे जाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज यहीं से टकरा के वापस ऊपर आएगा लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, और वो हो जाएगा ग्रैब द लिक्विडिटी, ठीक है कुछ क्वेश्चंस या करें आज का सेशन बंद? ठीक लग नहीं रहा कि किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। धनंजय आपका क्वेश्चन है, आपने कौन सा अकाउंट लिया है? धनंजय मेरा जो अकाउंट है वो है fundingpips.com का अकाउंट। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, थैंक यू कि बस सेशन ज्वाइन कर लिया करो। ये मेरी गारंटी है, 6 महीने रेगुलर रहोगे सेशंस के अंदर तो 7वें महीने से प्रॉफिटेबल खुद ब खुद हो जाओगे।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। अब मंडे को मिलेंगे। कल अपना वही अपना डेली लाइव ट्रेडिंग वाला जो सेशन रहता है उसके अंदर। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम के अंदर डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे 6:15 के आसपास। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, करो करो शुरू करो उसे। चलो बाय।